नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक क्रैश कोर्स शुरुआत करेंगे यूजीसी नेट के लिए, जिसमें हम लोग एक एक यूनिट को कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहला हम यूनिट 1 से शुरुआत करेंगे, जिसका टॉपिक है टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर। दोस्तों, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट है, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। इसी पहला यूनिट से शुरुआत करते हैं कि टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर क्या होता है। दोस्तों, ये हम धीरे धीरे सब जितने भी यूनिट है सबको क्रैश कोर्स के थ्रू से हम कवर कर लेंगे बिफोर नेट एग्जामिनेशन। दोस्तों, आप अगर सिलेबस को देखें तो ये यूनिट 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसी का मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, और उसका सब थीम है, सब टॉपिक है टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर। दोस्तों, मेथड्स ऑफ टीचिंग्स आपको मैं पहले से भी बोला हूँ, आज भी बोल दे रहा हूँ दोस्तों, कि किसी भी देश को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो उसको पहले उसका इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा। अगर किसी भी देश को डेवलप करना चाहते हो तो उसका इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा। अगर किसी देश का इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हो तो उसका एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। अगर किसी देश का एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करना चाहते हो तो उसका टीचर्स को डेवलप करना पड़ेगा, उस देश का टीचर को डेवलप करना पड़ेगा। और टीचर को अगर डेवलप करोगे तो उसको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचिंग मेथोडोलॉजी सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे लोअर क्लासेस में हो चाहे अपर क्लासेस में हो, हमेशा ही टीचर का जो मेथड्स ऑफ टीचिंग होता है, जो स्टूडेंट्स का जो मेथड्स ऑफ लर्निंग होता है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टॉपिक का, कोई भी चीज को समझने के लिए। जब तक टीचर अच्छा मेथड, डिस्कशन मेथड, ब्रेन स्टोरी मेथड में नहीं पढ़ाते हैं, अगर लेक्चर मेथड में पढ़ाते हैं तो आप सब बोर हो जाते हो। तो टीचर का मेथोडोलॉजी, टीचर का जो क्लासरूम सिचुएशन है वो कैसा होता है, उसी के हिसाब से स्टूडेंट्स का लर्निंग को भी डिपेंड और इन्फ्लुएंस करता है। तो दोस्तों, आज हम उसको कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को जानने के लिए मैं एक बैकग्राउंड बताऊंगा। पहला है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, ये 15 साल में जो डेवलप हुआ है, एनसीईआरटी जो होता है, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है, वो एनसीईआरटी रिलीज करती है समय के हिसाब से। दोस्तों, 2005 में जो लास्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था एनसीईआरटी का, उसी में 4 बात कहा गया था और उसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोला है कि मैं उस 4 चीजों को सपोर्ट करता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हालांकि हर एजुकेशन सिस्टम के लिए है, वो चाहे लोअर एजुकेशन हो, वो चाहे हायर एजुकेशन हो, वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो, सब एजुकेशन सिस्टम के लिए है। लेकिन एनसीएफ जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, वो स्कूल एजुकेशन को ज्यादा एम्फासिस करता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी डेवलप करता है। दोनों के दोनों को अगर ठीक से अगर एनालिसिस करें तो 4 चीजों को ध्यान दिए हैं। फर्स्ट है कि दोनों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, दोनों ने क्रिटिसाइज किया है 20th जो 20th सेंचुरी का जो मेथोडोलॉजी है उसको क्रिटिसाइज किया है। 20th सेंचुरी में क्या होता था, टीचर हमेशा सेंटर ऑफ द लर्निंग होता था, सेंटर ऑफ द क्लासरूम होता था। हम हमेशा बोलते थे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। लेकिन एनसीएफ 2005 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको नहीं बोलता है ऐसा, बोलता है कि कुछ डिफरेंट, अभी सिचुएशन कुछ अलग हो गया है। आप टीचर को सेंटर नहीं मान सकते, स्टूडेंट्स भी सेंटर हो सकता है। स्टूडेंट्स ही सेंटर ऑफ एजुकेशन है, लर्निंग है। दोस्तों, 20th सेंचुरी में मोस्टली लेक्चर मेथड में, चक एंड टग मेथड में पढ़ाया जाता था, जिसमें स्टूडेंट्स अल्टीमेट जो लर्निंग है, अल्टीमेट लेवल ऑफ लर्निंग है, उसको अचीव नहीं कर पाते थे। जैसे कि हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाते थे स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज सॉल्व नहीं कर पाते थे स्टूडेंट्स, जस्ट मेमोराइज कर देते थे फैक्ट्स को, नोट बनाओ और रट्टा मारो जिंदाबाद। तो ये दोनों ने क्रिटिसाइज किया है 20th सेंचुरी का मेथोडोलॉजीज को। दूसरा, जो दोनों के दोनों ने फोकस किया है कि नॉलेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड रेदर ट्रांसमिटेड और मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। बोला जाता है दोस्तों 20th सेंचुरी 20 शताब्दी में जो है, उस समय में क्या होता था, नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाता था। ट्रांसमिट, टीचर है वो एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज है, सब प्रकार का नॉलेज टीचर के अंदर भरा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो कुछ नहीं है, उसके दिमाग जो है एम्प्टी वेसल्स, मतलब खाली घर है उसका दिमाग। तो टीचर क्या करेगा, अपने दिमाग में जो भरा हुआ है उसको ट्रांसमिट करेगा, स्टूडेंट्स के दिमाग जो खाली है उसमें एक एक करके भरते जाएगा। वो बोला जाता है
ट्रांसमीटर ऑफ और ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। 20th सेंचुरी बोल रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रहा है, एनसीएफ बोल रहा है कि नॉलेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड। वो कैसा होगा? स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका नॉलेज हमेशा रहता है, वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर गेन कर चुके होते हैं स्कूल आने से पहले। स्कूल आने से पहले वो अपना नाइबर से सीख लेते हैं, अपना मम्मी पापा से सीख लेते हैं, कितने सारे चीजें सीखे हुए होते हैं। जब स्कूल में आते हैं तो उनको घर क्या पता है, कुत्ता क्या पता है, पेड़ क्या पता है, एवरीथिंग दे वर नोइंग। तो दोस्तों हम स्कूल एजुकेशन में उनको नहीं बोल सकते कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है। हम वो दिमाग को जो ऑलरेडी वो लोग घर में, नाइबर में, अपने पीयर्स में सीखे हैं, उसी नॉलेज को अगर हम बेस करके उसी पास्ट नॉलेज को अगर हम यूज करके अगर न्यू नॉलेज गेन करवाएंगे तो उसको बोले हैं नॉलेज कंस्ट्रक्टर। जैसे मैं एक एग्जांपल देने के लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों क्या होता है, सपोज मैं फुटबॉल खेलना जानता हूं। कोई बच्चा फुटबॉल तो जाना होगा ना, स्कूल आने से पहले फुटबॉल खेला होगा, बॉल खेला होगा। फुटबॉल से हम अगर उसको बोलेंगे कि तू फुटबॉल को मार, फुटबॉल को मारने के बाद क्या होगा, धीरे 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 बॉल जाएगी आगे, आगे जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। रुक जाने के बाद पूछना क्यों रुक गया, ऐसा क्या है जो ये बॉल को रुक डाला। अगर बच्चा को अगर समझ में आ जाएगा कि कुछ तो एनर्जी, कुछ तो फोर्स हमारे धरती के ऊपर है जो मतलब हमारा बल जो जा रहा था उसको रोक दिया, तो वहां से हम एक नया नाम दे सकते हैं जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बल का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी बच्चा के जिंदगी में आ चुका है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन नया एक्सपीरियंस क्या होगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। तो दोस्तों ऐसे पास्ट नॉलेज से न्यू नॉलेज को जो गेन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो ये है आपका सेकंड पॉइंट जो दोनों ने सपोर्ट किया है। तीसरा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। आजकल हमेशा नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट्स का रोड मेमोरी को हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है, परंतु उनका क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को ध्यान नहीं दिया जाता है। कैसे स्टूडेंट्स जो लर्निंग कर रहे हैं स्कूल में, जो लर्निंग कर रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उसको अपने डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग नहीं करते। सपोज आप सोचिए, हम लोग अभी हायर एजुकेशन में है, हम लोग अभी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते हमको कैसे बजट बनाना चाहिए उसके बारे में हम सोचना चाहिए कि नहीं? बजट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, बजट के बारे में हम जान लेते हैं, लेकिन बजट कैसे बनाया जाता है हो गया, उसके बारे में क्वेश्चन कैसा पूछना चाहिए? क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए कि सपोज आप कोई भी देश का, भारत का फाइनेंस मिनिस्टर हो, और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते आप कैसे बजट तैयार करोगे, ऐसा अगर क्वेश्चन अगर पूछ देते हैं तो उसका हायर ऑर्डर थिंकिंग को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और व्हाट इज बजट अगर बोलेंगे तो वो रट्टा मार के आया होगा और आंसर लिख देगा। तो दोस्तों यहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को हम लोग एबिलिटीज को मेजर करने के लिए बात करते हैं और ये लोग भी करते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ असेसमेंट। मोड ऑफ असेसमेंट जो रिजिड था, जो मतलब डायनामिक नहीं था, जो मतलब एनुअली था, एनुअल एग्जामिनेशन हुआ करता था, उसको वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं और बोलता है कि मोड ऑफ असेसमेंट मस्ट बी डायनामिक, फ्लेक्सिबल, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जिसके लिए सेमेस्टर सिस्टम आया, यूनिट टेस्ट आया, ग्रेड सिस्टम आया, सीबीसीएस सिस्टम आया, ये सब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का पार्ट है दोस्तों। तो ये चारों चीजों को दोनों कौन सपोर्ट किया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ 2005। तो ये दोस्तों ये है बैकग्राउंड है टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर एजुकेशन। तो चलते हैं आगे। दोस्तों टीचर सेंटर मेथड में तीन चीज मेनली कहा जाता है। टीचर सेंटर मेथड ऑफ लर्निंग इज ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो ये जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल मतलब चक एंड टक एंड लेक्चर मेथड, ये दोनों मेथड को ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग बोला जाता है। जहां क्या होगा, टीचर प्रेजेंट और ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द लर्नर्स। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, टीचर प्रेजेंट करता है नॉलेज को और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, यही बात होता है। और लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू पैसिव लिसनर। पैसिवली लिसनर स्टूडेंट्स जो होता है ना, वो लोग सिर्फ सुनेंगे, उनको कोई अधिकार नहीं कि उस नॉलेज के साथ पार्टिसिपेट करें या ना करें, सिर्फ वो लोग सुन सकते हैं।
और जितना याद रहा अच्छा बात, नहीं याद रहा कोई बात नहीं। तो इन्फॉर्मेशन को लोग पैसिवली लिसन करते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है 20th सेंचुरी में लर्नर सेंटर एजुकेशन में। तो समझ में आ गया दोस्तों, टीचर सेंटर मेथड में तीन चीज, ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें नॉलेज को प्रेजेंट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, पैसिव लिसनर, पैसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज। इसका फीचर्स को देखने के लिए कोशिश करते हैं। टीचर इज द सेंटर ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट्स आर द पैसिव लिसनर और एम्प्टी वेसल्स। बोला हूं अभी रिसेंट जस्ट कुछ समय पहले बोला कि स्टूडेंट्स को एम्प्टी वेसल्स बोल के माना जाता है और पैसिव लिसनर बोल के माना भी जाता है, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, नो एंगेजमेंट, नो स्टूडेंट्स का माइंड को एंगेज किया नहीं जाता, स्टूडेंट्स को एक्टिव नहीं किया जाता, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है टीचर सेंटर मेथोडोलॉजी में। और क्वाइट क्लासरूम, क्लासरूम शुड बी डिसिप्लिन, क्योंकि टीचर बोल रहे हैं सबको डिसिप्लिन होना है, लेकिन स्टूडेंट सेंटर में बोलता है कि डिसिप्लिन क्लासरूम नहीं चाहिए, हमको डिस्कशन चाहिए, हमको क्या चाहिए, कोऑपरेशन कोलैबोरेशन चाहिए। लेकिन यहाँ क्वाइट क्लासरूम, डिसिप्लिन, हमेशा देखते हो टीचर्स बोलते हैं क्वाइट, बी डिसिप्लिन, ये जो बोलते हैं ये लर्नर सेंटर को सपोर्ट नहीं करता है। और इसमें क्या होता है, लिमिटेड लर्निंग विद कन्फाइंड ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेड लर्निंग का बात कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं आगे, तो मेथड ऑफ लर्निंग्स, ये जो टीचर सेंटर मेथड्स हैं, इसमें जो लेक्चर जो लर्निंग मेथोडोलॉजीज है, इसमें मोस्टली 4-5 मेथड्स हैं। एक है लेक्चर मेथड, जो टीचर लेक्चर देता है और स्टूडेंट सुनते रहता है। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगा और स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे। तीसरा है असाइनमेंट इन होमवर्क मेथड्स, कोई भी टॉपिक को असाइनमेंट दे दो, पढ़ाना नहीं है, असाइनमेंट दे दो, बच्चे जैसे करे और होमवर्क के थ्रू उसको कंप्लीट कर दें। और फाइनली जो है क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स को नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पूछेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चन कौन पूछेगा, टीचर्स। ये है आपका चौथा, और लास्ट में है मेमोराइजिंग। दिस आर द मेथड्स ऑफ लर्निंग थ्रू टीचर सेंटर एजुकेशन और टीचर सेंटर मेथोडोलॉजी। दोस्तों चलते हैं आगे, लेकिन अभी आते हैं लर्नर सेंटर मेथड्स। दोस्तों लर्नर सेंटर मेथड्स में वो पूरा उल्टा हो जाता है, टीचर सेंटर मेथड से लर्नर सेंटर मेथड अलग हो जाता है और उल्टा हो जाता है। यहाँ क्या होता है, लर्नर इज द सेंटर ऑफ ऑल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, और वहां बोला जाता है कि लर्निंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को सपोर्ट करता है। जिसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में बता चुका हूं कि पास्ट एक्सपीरियंस से नया एक्सपीरियंस को गेन करना और पास्ट नॉलेज को यूज करके नया नॉलेज को गेन करने का जो प्रक्रिया है, जो अप्रोच है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो लर्नर सेंटर अप्रोच इज द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग। दोस्तों दूसरा, जिसमें स्टूडेंट्स का ऑटोनॉमी होता है, स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस करवाया जाता है, लेकिन टीचर सेंटर में ना तो ऑटोनॉमी मिलता है ना तो इंडिपेंडेंस। वहाँ साइलेंट क्लासरूम होता है, वहाँ डिसिप्लिन क्लासरूम, क्वाइट क्लासरूम होता है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को ऑटोनॉमी मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलता है कि वो लोग अपना ऑटोनॉमी को यूज करके अपना डिस्कशन भी कर सकता है, क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, और अपना एक्सपीरियंस को भी बता सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड लर्नर इज द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, नॉट पैसिव लिसनर। दोस्तों इसमें फिर बोला जाता है कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। तो ये है लर्निंग और लर्नर सेंटर मेथड्स। चलते हैं आगे। दोस्तों इसका अगर फीचर्स को देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कि इसमें क्या होता है, तो लर्निंग पर्सनलाइजेशन। दोस्तों हमेशा ये पॉइंट्स है, इसको हमेशा अपना दिमाग में रखना, क्योंकि यही इसी से ऑप्शन मिल जाएगा आपको। नेट में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बोल दिया जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर और लर्नर सेंटर मेथड्स। तो ये सब लर्नर सेंटर मेथड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। तो दोस्तों तो पहला क्या है, लर्निंग पर्सनलाइजेशन। लर्निंग पर्सनलाइजेशन क्या होता है, जिसमें प्रत्येक इंडिविजुअल को एम्फासिस दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि नो टू स्टूडेंट्स आर अलाइक। दो स्टूडेंट्स कभी समान नहीं हो सकते, वो चाहे ट्विंस क्यों ना हो, वो हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। वो चाहे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में देखा जाए, वो चाहे इमोशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, वो चाहे सोशल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, किसी भी पर्सपेक्टिव में देखोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो दो स्टूडेंट्स के बीच आएगा ही आएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स का पर्सनालिटी अलग अलग होता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स का पर्सनालिटी, प्रत्येक स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल डिफरेंस को
देखते हुए जो लर्निंग किया जाता है उसको बोलते हैं लर्निंग पर्सनलाइजेशन, और जो लर्नर सेंटर मेथड में किया जाता है। दूसरा है परस्यू ग्लोबल और जनरल एबिलिटीज। इस मेथड के थ्रू ग्लोबल और जनरल एबिलिटीज को मेजर किया जाना चाहिए, परस्यू किया जाना चाहिए। जैसे कि कौन सा है जनरल एबिलिटीज, ग्लोबल एबिलिटीज, हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवैल्यूएटिव, क्रिएटिव, और जितने भी मतलब मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज है वो सब ग्लोबल एंड जनरल एबिलिटीज है, वो सबको परस्यू करना चाहिए किसके थ्रू, लर्नर सेंटर्ड मेथोडोलॉजी के और मेथड्स के तहत। और ये जो टीचिंग है, ये जो मेथड्स है, ये हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड एंड ओपन एंडेड लर्निंग। दोस्तों ये फिक्स्ड जो होता है ना लेसन प्लान कि ये मैं पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ा के मैं निकल जाऊंगा, ये जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन लर्नर सेंटर में स्ट्रक्चर नहीं होता है, ओपन एंडेड लर्निंग होता है। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के बारे में डिस्कशन, जो चीज आया कोई भी मतलब सपोज आप अगर क्लास मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ा रहे हो, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाना है तो आप ब्लैक बोर्ड को भी यूज कर सकते हो, आप बेंच टेबल को भी यूज कर सकते हो, आप क्वाड्रिलेटरल शेप का कोई भी मतलब मटेरियल्स को यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं फिक्स्ड एग्जांपल दूंगा क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्लोज फिगर है, ऐसा नहीं, उसमें आप हमेशा ओपन होना चाहिए। और प्राइमरी रिसोर्सेस को, जो क्लासरूम में जो प्राइमरी रिसोर्सेस होता है उसी को यूज करके आप फैसिलिटेट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है रिच एनवायरमेंट्स। जो एनवायरमेंट होता है, जो लर्नर सेंटर जो क्लासरूम होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, रिच एनवायरमेंट्स। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासरूम में कितना सारा रिसोर्सेस होता है, क्लासरूम में कितना सारा चीजें होता है, हम लोग उसको कभी यूज नहीं करते, लेकिन वो डस्टर को हमेशा यूज कर सकते हो। डिफरेंट एग्जांपल्स देके डस्टर्स का यूजेस अगर पूछेंगे तो सिर्फ मिटाने का काम नहीं होता है, वो बहुत सारा चीजों में यूज हो सकता है। बेंच टेबल्स हो गया, और भी बहुत रिसोर्सेस अगर आप लोग करवा सकते हो तो क्लासरूम में करवा सकते हो। तो एनवायरनमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, रिच होना चाहिए। नेक्स्ट है टीचर स्कैफोल्डिंग। दोस्तों ये बहुत अच्छा बात कहा है, टीचर स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये दोस्तों कि जैसे कोई भी घर को बनाने के लिए, कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए आप सब देखे होंगे, जो पेड़ का जो मतलब वो जो लकड़ी का जो हेल्प लेते हैं, लकड़ी को रखते हैं, लकड़ी के ऊपर मतलब पट्टा को फिट करते हैं, पट्टा फिट करने के बाद उसके ऊपर खड़े होके हम दीवार को बनाते हैं। वो जो लकड़ी का हेल्प लेते हैं हो गया, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो घर को जैसे बिल्ड करने के लिए स्कैफोल्डिंग का हेल्प लेना पड़ता है, वैसे नॉलेज को बिल्ड करने के लिए टीचर क्या बन जाना चाहिए, स्कैफोल्डिंग बन जाना चाहिए। ऐसे बोला जा रहा है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स में। नेक्स्ट है ऑथेंटिक असेसमेंट मेथड। ऑथेंटिक असेसमेंट मेथड मस्ट बी ऑथेंटिक, वो हमेशा रियल लाइफ को एम्फासिस करना चाहिए। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। और भी एक कुछ है इसमें है कि टीचर इज द फैसिलिटेटर एंड कोऑपरेटर ऑफ लर्निंग एंड आल्सो टीचर इज कॉल्ड एज को-लर्नर। टीचर जो बन जाता है ना, बोलता है कि हम सब कुछ सीख गए, दुनिया में जितना भी ज्ञान है हमारे पास आ गया, ऐसा कुछ नहीं। लर्निंग हमेशा कंटिन्यू होता है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब एक टीचर भी एक लर्नर होता है, इसीलिए टीचर को क्या बोला जाता है, को-लर्नर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स आर कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, हम देख चुके हैं। इंटरेक्टिव क्लासरूम, क्लासरूम हमेशा इंटरेक्टिव होना चाहिए, जिसमें कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द स्टूडेंट्स, बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स होना चाहिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल लर्निंग विद ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स। रिजिड लर्निंग नहीं, नैरो ऑब्जेक्टिव्स नहीं, हमेशा फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। तो दोस्तों ये है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग। दोस्तों चलते हैं आगे। इसमें जो मेथड्स ऑफ लर्निंग है वो है डिस्कशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, डिस्कवरी लर्निंग और कंस्ट्रक्टिव बेस्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग। दोस्तों ये कुछ मेथड्स ऑफ लर्निंग है जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, और कुछ नहीं दोस्तों, इतना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।